हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम बात करने वाले हैं एलसीआर सर्किट की। एसी वोल्टेज सोर्स को अप्लाई करेंगे एक एलसीआर सर्किट के अक्रॉस। और यहाँ पर ये जो एलसीआर सर्किट है इसमें क्या क्या है? एल इंडक्टर, सी कैपेसिटर, आर रेजिस्टर, और तीनों कैसे हैं? सीरीज में। ओके, तो कुछ चीजें कंसीडर कर लेते हैं। ओके, हमने कंसीडर किया है कि हमारे पास एक इंडक्टर है, एक रेजिस्टर है और एक कैपेसिटर है। तीनों कैसे हैं? सीरीज में है। और इनकी स्ट्रेंथ मतलब इंडक्टर की स्ट्रेंथ को क्या बोला जाता है? इंडक्टेंस। रेजिस्टर की स्ट्रेंथ को क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। और कैपेसिटर की स्ट्रेंथ कैपेसिटेंस। ओके, तो यहाँ पर आगे क्या करेंगे? और क्या कंसीडर किया है? एक एसी वोल्टेज सोर्स है और ये फॉर्म हम उसकी यूज करेंगे। V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। वी एम क्या होगा यहाँ पर? एम्पलीट्यूड। ओके, किसका? वोल्टेज का। और यहाँ पर ओमेगा क्या हो जाएगी? एंगुलर स्पीड। ओके, साथ में कंसीडर करेंगे कि जब हमने पूरा सर्किट बना के रेडी कर दिया है, वोल्टेज सोर्स को अप्लाई कर दिया है, तो वहां पर क्या फ्लो होगी? करंट। और उस करंट की क्या वैल्यू होगी या क्या किस चीज से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे? आई से। ओके, तो एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इसके लिए। ओके, अब इतनी इंफॉर्मेशन यूज करने के बाद हम क्या करते थे? जैसे हमने एक सर्किट लिया था जिसमें हमारे पास सिर्फ एक रेजिस्टर था, एक हमने सर्किट लिया था जिसमें हमारे पास सिर्फ कैपेसिटर था और एक में इंडक्टर। अब इतनी इंफॉर्मेशन के बाद हम जैसे यहाँ पर इसको कंसीडर कर रहे हैं, वोल्टेज की फॉर्म को हम कंसीडर कर लेते थे और पूरी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए करंट की वो जो फॉर्म आने वाली है वो हम फाइंड करते थे। ओके, यहाँ पर भी क्या करेंगे? एग्जैक्ट किस फॉर्म की होगी करंट वो हम निकालेंगे। लेकिन हम ये सब जैसे हम केवीएल को यूज करके करते थे उसको यूज करके नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। ओके, क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ से जो प्रोसेस होगी कैलकुलेशन की वो काफी लेंदी हो जाएगी। ओके, जैसे आपने देखा होगा कि हमने जब इंडक्टर किया था, ओके, और जब हमने कैपेसिटर पढ़ा था इसी चैप्टर में सर्किट में, तो हमने एक में डिफरेंशिएशन यूज किया था और एक में इंटीग्रेशन। ओके, अब ये दोनों टर्म सेम इक्वेशन में आ जाएंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक सर्किट है और इस एक सर्किट में दोनों अवेलेबल है ना, तो दोनों प्रोसेस एक साथ करनी होगी। तो इसलिए हम यहाँ पर केवीएल यूज नहीं करेंगे। केवीएल यूज नहीं करेंगे देन कैसे निकालेंगे? फेजर डायग्राम की हेल्प से। ओके, तो एक बार ये नोट कर लीजिए, उसके बाद अपना फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो हम फेजर डायग्राम वैसे बनाते कैसे हैं? हमारे सर्किट में जो एसी वोल्टेज सोर्स है उसको यूज करते हैं और जो करंट है उसको यूज करते हैं। ओके,
अब यहाँ पर हमें जो करंट की एग्जैक्ट फॉर्म है वो नहीं पता है। ओके, और जैसे हमारे पास हो जाती थी ना, कैपेसिटर के लिए क्या थी, जब हमने सिर्फ इंडक्टर यूज किया था वहां पर हमारे पास ये आई थी। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें आई एम की तो ये क्या था, वी एम डिवाइडेड बाय एक्स सी, और इंडक्टर में आई एम इक्वल्स टू वी एम बाय एक्स एल। ओके, ये कैसे आई थी, हमने केवीएल अप्लाई किया था, वहां से हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया था। यहाँ पर हमें फाइंड करनी है तो हम सिर्फ इन दोनों को इस बार यूज नहीं करेंगे, इनफैक्ट सर्किट में जो भी अवेलेबल है हम उन सबको यूज करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों तो फेजर है इस बार हमारे। फेजर क्या होते हैं, हमारे पास जो भी क्वांटिटी है हम उसे वेक्टर बना लेते हैं। ओके, तो ये दोनों तो हमारे पास फेजर है ही, साथ में क्या आ जाएगा, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर भी। ओके, तो पहले जो है हमारे पास वो लिख लेते हैं। वी हैव, वोल्टेज की एग्जैक्ट फॉर्म हमें पता है, V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। ओके, लेट I की एग्जैक्ट फॉर्म को हम कंसीडर करेंगे। कंसीडर क्यों करने वाले हैं, देखो यहां से आप ऑब्जर्व करो एक बार, हमने कैपेसिटर यूज किया, इंडक्टर यूज किया, इवन अगर हमने एक अकेला रेजिस्टर लिया तो करंट का जो एक्सप्रेशन था उसमें कहां पर चेंज आया, देखो एक तो ये चेंज हो रहा है ना, और दूसरा ये वाला फैक्टर चेंज हो रहा है। ओके, तो हमने यहाँ पर एक इस तरह का एक्सप्रेशन लिया है, इसमें हमें क्या करना है, आई एम क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट, तो एक तो हमें ये निकालना है, दूसरा यहाँ पर फाई है, इसे हम क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस, ये निकालना है। ओके, यहाँ पर फेज डिफरेंस किस किस के पीछे, ये ध्यान से नोट करना, फेज डिफरेंस बिटवीन voltage source and current। ओके, तो अगर हम फेजर डायग्राम बना रहे हैं और हमें एक करंट वेक्टर मिलेगा और एक वोल्टेज वेक्टर मिलेगा, वोल्टेज वेक्टर भी कौन सा, ये वाला जो एसी वोल्टेज सोर्स का है ना, इन दोनों के बीच में जो एंगल रहेगा उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इस फेज डिफरेंस से। फेज डिफरेंस में तो एंगल ही होता है ना, तो उनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, फाई। ओके, नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास ये तीनों भी अवेलेबल हैं तो इनके लिए भी कंसीडर कर लेते हैं। हमने मान लिया है कि हमारे पास जो इंडक्टर के अक्रॉस हमें वोल्टेज मिलेगी उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वीएल से, जो हमें किसके अक्रॉस मिलेगी, रेजिस्टर की, वो वीआर, और जो कैपेसिटर के अक्रॉस वो वीसी। ओके, अब क्योंकि हम यहाँ पर फेजर डायग्राम यूज करने वाले हैं तो वहां पर इनको यूज करने के लिए इन्हें वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा। तो हमारे पास अगर आपसे पूछे जाए कितने फेजर आ चुके हैं, देखो एक फेजर ये है, एक वेक्टर, दूसरा फेजर ये, तीसरा फेजर ये है, फोर्थ, फिफ्थ। ओके, फेजर मतलब कितने वेक्टर्स है हमारे पास, है ना, तो हमारे पास 5 वेक्टर्स है या बोल सकते हैं 5 फेजर्स है।
अब यहाँ पर अगर हम इनका मैग्नीट्यूड ले तो क्या आएगा? इसका मैग्नीट्यूड देखो, अगर हम यहाँ पर वेक्टर v का मैग्नीट्यूड निकाले तो ये आएगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ओके, इसके लिए इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू। यहां पर क्या निकाले? देखो, जब हम वी एल का मैग्नीट्यूड लेंगे उसे हम लिखेंगे वी एल एम। ठीक है, एल और एम को थोड़ा नीचे की साइड लिखना है ना, थोड़ा डाउनवर्ड रखना इसको। दोनों सब्सक्रिप्ट ही है बट थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए, तो एम को थोड़ा सा नीचे लिखना। यहां पर हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्सेल आई एम, है ना, हमने फॉर्मूला पढ़ा है v इक्वल्स टू आई एक्सेल। ओके, अब अगर हम यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड फॉर्म यूज कर रहे हैं तो इसका भी मैग्नीट्यूड आएगा, और ये तो आप मैग्नीट्यूड लो वेक्टर लो एक्सेल ही रहेगा। चेंज क्या होंगे? वी एम और आई एम। ओके, बात करें किसके लिए? रजिस्टर के लिए कितना आ जाएगा? ओके, नेक्स्ट कैपेसिटर के लिए ओके, तो अगर हमें इनकी मैग्नीट्यूड फॉर्म चाहिए होगी तो हम इन वैल्यूज को यूज कर लेंगे। ओके, और इन दोनों के लिए इन वैल्यूज को। ओके, तो एक बार नोट कर लीजिए इसको भी। ये सब इंफॉर्मेशंस है जो हम यूज करने वाले हैं। ओके, आगे और क्या इंफॉर्मेशन यूज करने वाले हैं? देखो, जब हमने डायग्राम बनाए थे इंडिविजुअली, हमने सर्किट यूज किए थे इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर के लिए, वहां से हमारे पास फेजर डायग्राम यूज करते हुए कुछ इंफॉर्मेशन आई थी वोल्टेज और रेजिस्टर के बीच। ठीक है, जहां पर अब देखो, हम जब रजिस्टर की बात करेंगे तो वहां पर हमारे पास, हमने देखा था जब फेजर डायग्राम बनाया था, जो हमारे पास वोल्टेज आती है और जो करंट आती है उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। हमने अभी यहाँ पर जो लिखा हुआ था वहां से भी हम देख सकते हैं। ठीक है, दोनों के साथ में जो एंगल होता है वो क्या होता है? ओमेगा टी। कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के वेक्टर पैरेलल रहते हैं। ओके, तो यहाँ पर वी आर is always parallel to I। ओके, हमने वहां पे सिर्फ V यूज किया हुआ है क्योंकि हमारे पास एक ही वोल्टेज आई थी वहां पे। ठीक है, और उसी को हमने V से रिप्रेजेंट कर दिया था। अब यहाँ पर हमारे पास 3 वोल्टेज है, साथ में एक एसी वोल्टेज सोर्स भी है, तो वहां पर यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा स्पेसिफाई हमें करना होगा सेपरेटली। ओके, तो ये फर्स्ट थिंग। जब हम इंडक्टर में यूज करते हैं तो VL और I के बीच में क्या रिलेशन आता है? I से π/2 डिग्री एंगल से आगे रहती है। ओके, बात करें किसकी? VC की, ये पीछे होगी। ओके, बिहाइंड I। ओके, यहाँ पर हम सब स्मॉल आई यूज कर रहे हैं। ओके, कैपिटल आई रिप्रेजेंट करती है RMS वैल्यू को। ओके, हमने जो कंसीडर किया हुआ है। अब क्या करें? अब बना लेते हैं फेजर डायग्राम।
देखो ये हमारे पास 2 एक्सिस हैं, ठीक है? थोड़ा-सा बताने के लिए कि एक्स एक्सिस कहाँ पर है और वाई एक्सिस कहाँ पर है। पहले ड्रॉ कर लेते हैं इसको, ठीक है? यहाँ पर ओमेगा टी को रिप्रेजेंट करना है। ओमेगा टी क्या है? एंगल है टी टाइम पर, और ये जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी ये इससे बनेगा। ओके, एज यूजुअल हम जैसे करते हैं। ये ओमेगा टी एंगल है और ये वी वेक्टर है। नेक्स्ट क्या ड्रॉ करना है? करंट को ड्रॉ करना है। अब देखो करंट और वोल्टेज के बीच में यहाँ पे कितना एंगल है? फेज डिफरेंस 5, हमने अलग से लिखा हुआ भी है। तो यहाँ पर इसको अब आप भूल जाओ, यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा आई वेक्टर, और ये जो एंगल आएगा इन दोनों के बीच में ये क्या होगा? 5, ठीक है? यहां से मेजर करना चाहते हो तो कितना आ जाएगा? ओमेगा टी प्लस 5। यहाँ पे देख सकते हो कितना है? ओमेगा टी प्लस 5। ओके, इस एक्सेस से ओमेगा टी एंगल पर हमने वी को ड्रॉ किया है, एसी वोल्टेज को। उसके बाद क्योंकि एसी वोल्टेज और करंट के बीच में कितना एंगल है? 5, तो हमने 5 एंगल यहाँ पर रखते हुए आई वेक्टर को ड्रॉ कर दिया है। ओके, ये अभी सब कैसे है? वेक्टर फॉर्म में है। अब देखो वी आर किसके पैरेलल होता है? आई के। तो आई तो हम ड्रॉ कर चुके हैं, तो यहीं पर हमें क्या मिल जाएगा? वी आर। ओके, ये पूरा वी आर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? वीएल। वीएल पाई बाय 2 डिग्री से आगे होना चाहिए, किससे? आई से। अब देखो ये हमारे पास आई है, तो इससे एग्जैक्टली 90 डिग्री पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास वीएल। ओके, इन दोनों के बीच में कितना एंगल आएगा? 90। बात करें वीसी की, वो कैसे ड्रॉ होगा? आई से बैक साइड में हमें 90 डिग्री पर वीसी मिलेगा। ओके, तो ये भी 90 डिग्री पर है, इसी के अलोंग ये लाइन मिल जाएगी हमें। वीसी। ओके, यहाँ पर ये एंगल 90 है। ड्रॉ कर लीजिए इसको। आगे देखो, यहाँ पर जो वीएल है और वीसी है, दोनों सेम एक्सिस के अलोंग है ना? लेकिन डायरेक्शंस क्या है? ऑपोजिट। अब हम इस डायग्राम को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों को एक सिंगल वेक्टर से डिनोट करेंगे, है ना? ये इन दोनों का एक सिंगल फेजर हम बना देंगे। ओके, कैसे?
क्या किया है, हम इन दोनों को एक सिंगल फेजर से रिप्रेजेंट करेंगे और वो है हमारे पास Vc प्लस Vl। और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकाले तो क्या आएगा, Vcm माइनस Vlm। ओके, करेंगे कैसे, देखो नॉर्मली हम जब वेक्टर पढ़ते हैं ना, सपोज मेरे पास एक वेक्टर है A और ये एक वेक्टर है B। ओके, तो हम क्या करते हैं, अगर ये हमारे पास सपोज ये है A प्लस B, अब अगर मैं इसको यूज ना करके इसका ऑपोजिट वेक्टर लूं और इसको मैं क्या बोल दूं, वेक्टर B। ओके, मैंने क्या किया है, B वेक्टर ये था, मैंने बोला कि मैं इसको यूज नहीं करूंगी, मैं इसका अपोजिट डायरेक्शन लूंगी और उसको यूज करूंगी। ठीक है, कैलकुलेशन को करेक्ट रखने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला वेक्टर यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, है ना। पहले ऊपर की साइड था, अब डायरेक्शन चेंज हो गई तो पहले जो भी एक्सिस थी अब उसकी नेगेटिव डायरेक्शन हम यूज कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर भी उसी की वजह से क्या आएगा, नेगेटिव साइन, किसके साथ में, VLM के साथ में। क्यों, क्योंकि हम इसको यहाँ से इरेज करने वाले हैं और इसे नीचे की साइड ही ड्रॉ करेंगे। ओके, ओके, अब हमें निकालना क्या था, IM और साथ में फाई। ओके, IM क्या होता है, करंट के लिए IM यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड है और फाई क्या है, फेज डिफरेंस। अब ये IM निकालने के लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, हम लिखते हैं ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और वहां पर हमारे पास कुछ इस तरह का एक डायग्राम बना होता है। ठीक है, एक एंगल होता है 90, ये रिक्वायर्ड कंडीशन है। ओके, और यहाँ पर एक एंगल हो जाएगा हमारे पास थीटा। ओके, यहाँ पर ए ये होगा, बी सी इनको ले लेते हैं। ओके, अब यहाँ से हम क्या क्या देख सकते हैं कि अगर हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है तो हमारे पास एक ऐसा ट्रायंगल बनना चाहिए। ओके, दूसरा यहाँ पर जो ये ABC क्वांटिटीज होंगी, इन तीनों की यूनिट सेम रहेगी, तो मतलब सेम यूनिट वाली क्वांटिटीज के बीच में हमें यूज करना है ना। जैसे हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज है, सबकी जो यूनिट आएगी क्या आएगी, वोल्ट, तो हम वोल्टेज वोल्टेज के बीच में ये यूज कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हम करंट को, एक वेक्टर हम करंट का ले ले और बाकी सब वोल्टेज, वैसा हम नहीं कर पाएंगे। दूसरा, यहाँ पर ये सब मैग्नीट्यूड फॉर्म में है। पाइथागोरस थ्योरम में अगर हम कोई क्वांटिटी यूज कर रहे हैं तो उनको हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखते हैं, ना कि वेक्टर फॉर्म में। ओके, तो हम ये यूज नहीं करेंगे, इनकी मैग्नीट्यूड फॉर्म यूज करेंगे। अब आ जाते हैं अपने फिगर पर। यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है, करंट है, वोल्टेज है। ओके, 3 वोल्टेज है और एक करंट है। तो हम यहाँ पर करंट और वोल्टेज का मिक्सचर तो नहीं ले सकते, क्या करेंगे, करंट को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। तो अभी हम नया डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और हम वहां पर सिर्फ वही चीजें यूज करेंगे जो हमारे लिए बेनिफिशियल है आई को फाइंड करने के लिए। ओके, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो वी आर लेंगे, वी लेंगे और ये वाला वेक्टर यूज करेंगे। ओके, सेकेंड थिंग, सब कैसे होंगे, मैग्नीट्यूड फॉर्म में। तो v का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, Vm, इसका मैग्नीट्यूड Vrm और इसका मैग्नीट्यूड ये। ओके,
एक चीज यहाँ से और देखिए आप, यहाँ पर ये एंगल कितना है 90, ये कितना है 5, तो बता सकते हो ये कितना होगा 90 माइनस 5 हो जाएगा क्या? ओमेगा टी है, ठीक है, ये तो इस एक्सिस से है ना, रेड वाली एक्सिस से। यहाँ पर देखो करंट और इस वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 90। ओके, करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल कितना है 5। अब अगर हम बोल रहे हैं इतना 5 है तो ये बाकी का बचा हुआ कितना होगा 90 माइनस 5। ओके, तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नया डायग्राम ड्रॉ करेंगे। वी आर, यहाँ पर एंगल कितना होगा 5, और इससे 90 डिग्री पर हमारे पास क्या आएगा वी सी प्लस वी एन। ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस 5। ज्यादा कुछ नहीं किया है, जो एक्स्ट्रा था उसको रिमूव किया है। क्या क्या रिमूव किया है, एक तो यहाँ पर जो एक्सेस थी उसको रिमूव किया है। ओके, यहाँ पर हमने आई डिनोट किया हुआ था, आई, है ना, तो उस वेक्टर को अभी थोड़ी देर के लिए हम यूज नहीं करेंगे। ओके, ओमेगा टी यूज किया था, वो जो रेड एक्सिस से बन रहा था हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, तो उसको हम यूज नहीं कर रहे हैं। ओके, तो उनको रिमूव किया, हमारे पास ये डायग्राम बच गया। अब इसको हम अगर थोड़ा सा रोटेट करें, ठीक है, रोटेट करेंगे नहीं, मतलब वेक्टर्स को रोटेट नहीं करेंगे, पूरे के पूरे डायग्राम को रोटेट कर रहे हैं। ओके, जिससे हमें थोड़ा सा क्लियर व्यू मिल जाए। ओके, और ये है हमारे पास ओके। अब वहां से ये कैसे निकाले, तो इसके लिए हम थोड़ा सा यूज करेंगे पैरेललोग्राम थ्योरम को। हम जब वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं, है ना, 11th में पढ़ते हैं हम बेसिकली पैरेललोग्राम थ्योरम। इसमें क्या होता है, सपोज ये हमारे पास वेक्टर है, ओके, अगर हम इसके पैरेलल यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें, अब ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। ओके, ये इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात करें अगर मैग्नीट्यूड की, तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वी सी माइनस वी एल एम। ठीक है, जब हम वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं ना, तो हम बेसिकली उसकी लेंथ की बात कर रहे होते हैं कि उसकी लेंथ कितनी है। अब अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ये लाइन, ये लाइन मेरे पास 5 मीटर की है। ओके, तो आप बोलोगे कि मैम फिर तो ये भी कितनी होगी 5 मीटर होगी। क्यों, एक तो देखो ये पैरेलल है, दूसरी इसकी भी लेंथ इतनी है जितनी ये है ना, जैसा हम डायग्राम से देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं कि ये 5 मीटर है, तो ये भी कितनी होगी 5 मीटर। वैसे ही यहाँ पर भी ये जो मैग्नीट्यूड निकाला है ये इस वेक्टर की लेंथ है, और ये भी सेम साइज का हमने ड्रॉ किया है, तो इसकी लेंथ भी वही हो जाएगी। ओके, इतनी चीज समझ में आई। अब ये हमने किया क्यों, हमें ये चाहिए। अब हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं, कैसे, ये एंगल कितना है 90, है ना, यहाँ पर भी 90 ही था ना, ये एंगल कितना है 90, ये एंगल कितना है 5,
और इसको हम क्या इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखो, जिस एक्सिस पर फाई एंगल भी है और 90 भी, ठीक है? फाई एंगल भी है और 90 भी, उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वी आर से। मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे? वी आर एम। ओके? नेक्स्ट देखो, ये वाली एक्सिस जिस पर 90 डिग्री है और यहाँ पर ये एंगल हमें नहीं पता, है ना? मतलब ये वाली एक्सिस 90 डिग्री मैच हो रहा है यहाँ पर और ये वाला एंगल हमें नहीं पता। हम इसको क्या लिख रहे हैं? एज अ मैग्नीट्यूड वी सी एम माइनस वी एल एम। ओके, इसको क्या बोलेंगे? वेक्टर v और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? Vm। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए हम इस ट्रायंगल को अब यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या किया था? जो एक्स्ट्रा रिप्रेजेंटेशन थी उनको हमने रिमूव कर दिया था। ओके, और यहाँ पर इस पूरे डायग्राम को थोड़ा सा रोटेट किया, है ना? इस फॉर्म से इस फॉर्म में लेके आए और यहाँ पर अब हमने क्या किया? इसके पैरेलल यहाँ पर हमने एक एक्सिस ड्रॉ की और उसका साइज सेम रखा, मतलब लेंथ सेम है। ओके, लेंथ सेम होगी तो उसका मैग्नीट्यूड भी सेम आ जाएगा। और ऐसा हमने किया क्यों? क्योंकि हमें ये ट्रायंगल चाहिए था जिसके अकॉर्डिंग हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर पाए। ओके, अब देखो, अगर आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप सीधा सीधा इसको याद कर सकते हो, बट मैंने एक्सप्लेन इसलिए किया है कि आपको ये समझ में आ जाए। स्टेप वाइज समझोगे तो एग्जाम टाइम पे ये सब चीजें आपको याद रहेंगी, एंगल्स वगैरह, है ना? क्योंकि ये तो आएगा नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्या आएंगे? रिलेशंस के बेस पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्या करें? ये क्या हो जाएगा? वी एम स्क्वायर, ये वी सी एम माइनस वी एल एम स्क्वायर और ये वी आर एम स्क्वायर। ओके, आगे सोल्व करें। कैसे करेंगे? वी आर एम हमने क्या देखा था? आई एम आर। वी एल एम क्या था? आई एम एक्सएल। और यहाँ पर एक्सएल की वैल्यू क्या थी? ओमेगा एल। यहाँ पर जो वी सी एम है ये कैसे आएगा? वी एम एक्स सी। और यहाँ पर एक्स सी क्या होता है? 1/ओमेगा सी। ये सब वैल्यूज हम डेराइव कर चुके हैं, ठीक है, स्टार्टिंग वाले टॉपिक्स में, इसी चैप्टर में, है ना? तो अब इन सब वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे। इतना नोट कर लीजिए पहले। देखो, यहाँ से आई एम को कॉमन लेंगे, कितना आएगा? आई एम स्क्वायर, है ना? पूरे से कॉमन ले सकते हैं। इन साइड में कितना रहेगा? और इस साइड वी एम। नेक्स्ट वी एम बाय आई एम और ये आ जाएगा होल स्क्वायर। इस साइड कितना है? एक्स सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, अब अगर हम इसको इस साइड लेके जाएं क्या आ जाएगा यहाँ पर?
स्क्वायर रूट। ओके, अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। मान लेते हैं Vm बाय Im क्या है, Z। ओके, तो यहाँ पर Z की वैल्यू क्या आ जाएगी, Z इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर। ओके, अब ये क्या है हमारे पास, Z को हम बोलते हैं इम्पीडेंस। LCR सर्किट के लिए जब हमने कैपेसिटर लिया था, एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट था, तो वहां पर हमारे पास क्या आया था, XC, है ना। वो किसका काम कर रहा था, जो हमारे पास यूनिट आती है रेजिस्टेंस की, है ना, वही यूनिट किसकी थी, रिएक्टेंस की, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की। सिमिलरली हमारे पास प्योर इंडक्टिव सर्किट में आया था इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सएल से। बात करें यूनिट की, तो इसकी भी यूनिट वही थी जो किसकी होती है, रेजिस्टेंस की। मतलब ये दोनों अलग अलग प्लेसेस पर आ रहे हैं, लेकिन बिहेव वैसे ही कर रहे हैं जैसे कौन करता है, एक रेजिस्टर। ओके, वैसे ही यहाँ पर तीसरी क्वांटिटी आती है इम्पीडेंस। ये कब मिलेगी, जब आपके पास तीनों सीरीज में अवेलेबल होंगे। ओके, और यहाँ पर इसकी यूनिट की बात करें तो वो भी कितनी आएगी, ओम, सेम यूनिट। और यहां से आप देख भी सकते हो, हम सेम यूनिट वाली क्वांटिटीज को ही ऐड करते हैं, तो ओम स्क्वायर ओम स्क्वायर ओम स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, ओम आएगा। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास Im की वैल्यू आ चुकी है, क्या है, Vm बाय Z। ओके, और Z क्या है यहाँ पर, इम्पीडेंस। तो कहाँ से स्टार्ट की थी हमने, एक एक्सप्रेशन को हमने कंसिडर किया था, वहां से स्टार्ट किया था। अब हमारे पास Im आ चुका है। ओके, नेक्स्ट क्या निकालना है, फाई फेज डिफरेंस। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पर फाई निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, है ना, क्योंकि उसमें थीटा आता है, हम वहां से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर थीटा नहीं है, क्या है, फाई, तो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं टेन फाई। टेन फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। सेम डायग्राम है, परपेंडिकुलर क्या है ये, और बेस क्या है ये, तो लिख देते हैं। एक ही डायग्राम से हमारे पास दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। ओके, यहाँ पर वैल्यूज रख देते हैं इनकी, क्या रहती है, आई एम एक्स सी माइनस आई एम एक्सएल डिवाइडेड बाय आई एम आर। ओके, क्या आएगा, आई एम कॉमन ले सकते हैं ऊपर से, और वो कट जाएगा। ओके, कितना आया, टेन फाइव इक्वल्स टू एक्स सी माइनस एक्सएल डिवाइडेड बाय आर। ओके, यहां से हमारे पास आ जाएगा 5। और कैसे लिख सकते हैं इसको, 10 को इस साइड ला सकते हैं, क्या आएगा, 10 इनवर्स एक्स सी माइनस एक्सएल डिवाइडेड बाय आर। ओके, अब देखिए,
हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आया है इसकी हेल्प से एक डायग्राम बनाते हैं, है ना? जैसे ये बनाया हुआ है। ओके, तो हमारे पास एक राइट एंगल है। ओके, ये एंगल है फाई और ये है 90, है ना? फाई क्यों लिया? क्योंकि tan फाई है हमारे पास। नेक्स्ट क्या लिखा था हमने यहाँ पर? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या आ रहा है हमारे पास? XC माइनस XL। ओके, और ये बेस है R। अब ये क्या आएगा? ये क्या है? रेजिस्टेंस। ये क्या है? रिएक्टेंस। इसको जब हम यूज करेंगे Vm को क्या लिख सकते हैं हम? क्योंकि ये तो हमने यूज ही नहीं किया ना यहाँ पर, tan फाई जब हम यूज कर रहे थे। क्या लिख सकते हैं? IMZ। तो वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? ये Z। ओके, देखो इसको जब हमने ओपन किया तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया और फाइनली ये बचा, है ना? सिर्फ रिएक्टेंस वाला पोर्शन बचा। इसको जब हमने ओपन किया तो सिर्फ R बचा, रेजिस्टेंस। तो अगर हम इनके कोरेस्पोंडिंग, ठीक है, एग्जैक्टली सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कोरेस्पोंडिंग वैल्यूज रखना चाहते हैं कि हाँ ठीक है, इससे रिएक्टेंस हमें मिल गया, यहाँ से इसका रेजिस्टेंस मिल गया, तो यहाँ से क्या मिलेगा? सेम यूनिट वाला इम्पीडेंस। क्योंकि ये तो हम देख ही चुके हैं ना कि पाइथागोरस थ्योरम हम जब यूज करते हैं या ट्रायंगल बनाते हैं तो हम वही डिजिट्स यूज करते हैं, सॉरी क्वांटिटीज यूज करते हैं जिनकी यूनिट सेम होती है। ओके, तो इन तीनों की यूनिट सेम है। अब यहाँ पर हम इसको इतना क्यों एम्फेसाइज कर रहे हैं? क्योंकि इसको बोलते हैं इम्पीडेंस डायग्राम। इसकी हेल्प से आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? इसको इम्पीडेंस डायग्राम के नाम से जाना जाता है। नोट कर लीजिए। तो हमने यहाँ पर V को क्या लिया था? Vm साइन ओमेगा टी। I क्या था? करंट फ्लो इन द सर्किट। और ये हमारे पास आया है Im साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पर Im क्या है? Vm बाय Z। और फाई क्या है? tan इनवर्स XC माइनस XL डिवाइडेड बाय R। ओके, Z है हमारे पास इम्पीडेंस, जिसका एक्सप्रेशन हमारे पास आया है ओके। अब यहाँ पर अगर हम एक फेजर डायग्राम बनाए, ऑल्दो हमने ये सब कहाँ से निकाला है? फेजर डायग्राम से ही, लेकिन वो तो हमने सोल्व करने के लिए बनाया था। अगर हम फेजर डायग्राम बनाए और सिर्फ I और V वेक्टर को रिप्रेजेंट करें, ओके, तो कैसे करेंगे? ये मेरे पास V है और ये मेरे पास I है। V इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? एक्सप्रेशन से देख सकते हैं, ओमेगा टी। ये कितना आ जाएगा? फाई। अब अगर वो आपको बता दे कि फाई कितना है, सपोज ये पाई बाय 2 है, देन हम इसको यहाँ पर ड्रॉ नहीं करेंगे, V से 90 डिग्री एंगल पर ड्रॉ करेंगे, है ना? जैसे हमने किसमें किया था? इंडक्टर और कैपेसिटर में। ओके, तो यहाँ पर मैटर करता है कि फाई क्या आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप इसको एग्जैक्टली ड्रॉ कर सकते हो। बट अगर जनरली देखें, जब तक हमें फाई की वैल्यू एग्जैक्टली नहीं मिल जाती, तब तक हम ये डायग्राम यूज करेंगे। ओके, अगर हमने एक और तरह का डायग्राम बनाया था इस तरह से, है ना? अगर इस फॉर्म में पूछ ले
मान लेते हैं ये तो क्या है हमारे पास वोल्टेज का ग्राफ। वोल्टेज की तो हमारे पास एग्जैक्ट फॉर्म है ना हमारे पास ओमेगा टी। इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? अगेन जब तक वो आपको फाई नहीं बताएंगे तब तक आप जान नहीं पाओगे कि टी इक्वल, अगर हम ओमेगा टी को क्या रखें 0, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आई इक्वल्स टू आई एम साइन फाई। अगर हम ओमेगा टी को क्या रखें पाई बाय 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आई एम साइन पाई बाय 2 प्लस फाइव। तो मतलब क्या है कि जब तक हमें ये नहीं बताया जाएगा एग्जैक्टली कि फाई कितना है, हम इसको भी एग्जैक्टली ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ओके, तो अभी अगेन जनरली इसको थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हमें नहीं पता ये इन फेज है या आउट फेज है, वो कब पता चलेगा जब हमें फाई की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो तब तक के लिए हमारे पास ये डायग्राम आ जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेजोनेंस। ओके, ये इसी में आएगा एलसीआर सर्किट के लिए। यहाँ पर ओमेगा क्या है हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, अब कुछ टाइम के लिए मान लेते हैं कि ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है ना। अभी 3 रेडियन पर सेकेंड है, कुछ देर के बाद 5 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगी, तो इस तरह से ये वेरी कर रही है। सो इफ ओमेगा इज वेरिड देन सपोज ओमेगा को चेंज करते जा रहे हैं और एक पोजीशन ऐसी आती है, एक ओमेगा की वैल्यू ऐसी आती है जहां पर एक्सी एक्सएल के इक्वल हो जाता है। उस स्टेट में ओमेगा नॉट को हम क्या लिखेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या फिर नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ओके, अब देखो हमारे पास एक्सी क्या होता है 1/ओमेगा सी, एक्सएल क्या होता है ओमेगा एल। ठीक है, मान लेते हैं हम इनकी वैल्यूज कब देख रहे हैं जब सिचुएशन कैसी है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की, तो यहाँ पर ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं ओमेगा नोट। ओके, और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा एक्सी इक्वल्स टू एक्सएल, यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे 1/ओमेगा नोट सी इक्वल्स टू ओमेगा नोट एल, कितना आएगा ओमेगा नोट स्क्वायर इक्वल्स टू 1/LC। ओके, यहां से हमारे पास आ जाती है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 1/√LC। ओके, नोट कर लीजिए इसको। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर ही कुछ और क्वांटिटीज देख लेते हैं। हमारे पास क्या होता है Z इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस ओके, यहाँ पर क्या है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो एक्सएल किसके इक्वल हो गया होगा एक्सी के,
तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 0 z इक्वल्स टू आर। ओके, अब यहाँ पर ये z की मिनिमम वैल्यू है, r के साथ में कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है ना, तो ये क्या आ जाएगी इसकी मिनिमम वैल्यू। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर जो हमें इम्पीडेंस मिलेगा वो मिनिमम रहेगा। बात करें IM की, IM क्या होता है, VM बाय Z। Z क्या है, मिनिमम, है ना, VM बाय R। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जब हम बात करते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है फॉर द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। ओके, और यहाँ पर ये मैक्सिमम करंट होगी। देखो एम्पलीट्यूड अपने आप में एक मैक्सिमम वैल्यू है ना, करंट की जितनी भी वैल्यूज आएंगी उनमें सबसे ज्यादा कौन सी वैल्यू होगी, एम्पलीट्यूड की। तो मैक्सिमम वैल्यू की भी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, है ना। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर जो ये वाला फैक्टर है ये मिनिमम हो रहा है आर यहाँ पर, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये मैक्सिमम आ जाएगा। तो रिजल्ट क्या लिख सकते हैं, एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो इम्पीडेंस आएगा वो कैसा होगा, मिनिमम, और जो एम्पलीट्यूड आएगा करंट का वो कैसा होगा, मैक्सिमम। ओके, नोट कर लीजिए। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक LCR सर्किट एज्यूम करेंगे। अब LCR सर्किट में क्या क्या होता है, L होता है, मान लेते हैं ये कितना है, मिली हेनरी, और C ये कितना है, 1 नैनो फैरेड। ओके, और क्या होता है, AC वोल्टेज मान लेते हैं उसका एम्पलीट्यूड कितना है, 100। अब इस सिचुएशन में अगर हम बात करें ओमेगा की, है ना, एट रेजोनेंस, तो ओमेगा क्या लिखेंगे, ओमेगा नोट, और इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, अंडर रूट LC। सोल्व करें, कितना आएगा, मिली हेनरी को क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर -3 हेनरी, और 10 टू द पावर -9 फैरेड। कितना आ जाएगा ये, 1 बाय अंडर रूट 10 टू द पावर -12, ऊपर लेके आएंगे कितना हो जाएगा, अंडर रूट 10 टू द पावर 12, और ये आ जाएगा 10 टू द पावर 6 रेडियन पर सेकेंड। और क्या लिख सकते हैं इसको, 10 टू द पावर 6 को लिखते हैं मेगा, तो ये हो जाएगा मेगा रेडियन पर सेकेंड। ये क्या है हमारे पास, इस तरह का जो हमारे पास सर्किट है उसमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ओके, अब यहाँ पर दो केस एज्यूम कर लेते हैं। केस 1 जिसमें R की वैल्यू, R भी तो चाहिए ना हमें, R की वैल्यू कितनी है, 100 ओम। तो यहाँ से हमारे पास ये कितना आ जाएगा, IM क्या होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है VM बाय R, तो ये आ जाएगा 100 बाय 100
1 एम्पियर। ठीक है। केस नंबर 2, अगर हम R कितना ले लें 200 ओम, R की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। IM इक्वल्स टू कितना आएगा, VM तो कितना ही है 100, ये कितना हो गया 200, तो कितना आएगा 1.2 या फिर क्या लिख सकते हैं 0.5 एम्पियर। ओके, तो इस तरह से इन चीजों को हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये हमने एक रिजल्ट को समझने के लिए लिखा है। तो एक बार ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। कौन सा ग्राफ, IM वर्सेस ओमेगा ग्राफ। ओके, इस एक्सिस पर हमारे पास रहेगा एम्पलीट्यूड ऑफ करंट और यूनिट होगी एम्पियर। यहाँ पर हमें मिलेगी फ्रीक्वेंसी और इसकी यूनिट होगी 1 मेगा रेडियन पर सेकेंड। ओके, मतलब अगर हम लिख रहे हैं 1 या 2, सपोज यहाँ पर हम लिखें ये 1 है। ओके, तो ये क्या है 1 मेगा रेडियन पर सेकेंड। सपोज यहाँ पर हमारे पास क्या है 0.5, तो ये क्या होगी 0.5 मेगा रेडियन पर सेकेंड। ओके, अब यहाँ पर जब फ्रीक्वेंसी ये है 1 मेगा रेडियन पर सेकेंड, हमारे पास आई की क्या वैल्यू आती है, इसमें देख लेते हैं केस नंबर 1 में 1 एम्पियर। ओके, ये किसके लिए आया है, जब हमारे पास आर कितना होता है 100 ओम। ओके, अब ये डायग्राम हमने कैसे ड्रॉ किया, ये हमें मिलता है ना, एक्सपेरिमेंटली जब हम देखते हैं तो हमें इस तरह का डायग्राम मिलता है। और हमेशा ये जो पीक आती है ये किस पर आती है, यहाँ पर रेजोनेंस पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी थी 1, तो ये हमारे पास क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास जो पीक आती है करंट की वो कहाँ पर आती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर। इसी को चेक करने के लिए हम दूसरा डायग्राम ड्रॉ करते हैं R इक्वल्स टू 200 के लिए। जब ये ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा। ये होती है, कितनी आई थी हमारे पास 0.5। ठीक है, इन्हें आप कैसे मान सकते हो कि एक सर्किट हमारे पास ये है जहां पर हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी करंट की वो कितनी आएगी 1 एम्पियर, और कहां पर आएगी ओमेगा नोट पर। अगर हम सर्किट में थोड़ा सा चेंज कर दें, वहां पर एक हैवी रेजिस्टर यूज कर ले, तो अगेन हमारे पास जो इफेक्टिव करंट होगी आई, जो पूरे सर्किट में फ्लो हो रही है ना, उसकी मैक्सिमम वैल्यू चेंज हो जाएगी। कितनी होगी, थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि अब लॉस होगा ना रेजिस्टर के क्रॉस। ओके, तो थोड़ी कम हो गई, लेकिन ये एम्पलीट्यूड है ना, रिड्यूस हुआ एम्पलीट्यूड, लेकिन रहेगा तो एम्पलीट्यूड ही ना 0.5 एम्पियर। अब अगेन ये कहां पर मिल रहा है, रेजोनेंस पर। तो आप चाहे रेजिस्टर की जो वैल्यू है वो इंक्रीज करो, डिक्रीज करो, जो हमारे पास मैक्सिमम करंट आएगी वो हमेशा कहां पर आएगी, उसकी पीक ओमेगा नोट पर। ओके, तो ये हमारे पास 0.5 अगेन कहां पर आ रहा है 1 मेगा रेडियन पर सेकेंड के लिए। ओके, इसको नोट कर लीजिए, फिर एक रिजल्ट लिख लेते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।